नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के लेक्चर नंबर 3। आज बात करना है दोस्तों अपने को मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है दोस्तों, कल तक हमने जो बात कर ली थी वो कर ली थी किस तरीके से पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास हुआ था और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बाद पाषाण काल और होलोजोइक तक प्री-एम्सियन है ना और प्री कैम्ब्रिज ऑर्डो की सीढ़ी को आपने जीती, पाई है ना, ट्रिया ने जुरासिक किट खरीदी और पैयोमा प्लाई को प्लीज होलो मत करो। तो इस तरीके से हमने कल की कोडिंग देखी थी, मायूष, प्री-एम्सियन वगैरह। ठीक है, आज बात करनी है मानव की उत्पत्ति एवं विकास और इसके बाद फिर मानव की उत्पत्ति एवं विकास को अपन देखेंगे और फिर पाषाण युग सीधा शुरू कर देंगे अगले एक आध दो लेक्चर्स में। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति एवं विकास में 2 पॉइंट हैं, उत्पत्ति और विकास। तो मानव की उत्पत्ति तो अपन कल देख चुके हैं कि तृतीयक युग में प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई दुनिया में। भारत में कब हुई है? प्लीस्टोसीन में। स्टो मतलब पाषाण, स्टोन। तो मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में हुई, ये उत्पत्ति देख ली थी। अब दूसरा पॉइंट है यहां पे मानव का विकास। तो मानव का विकास जो होता है, इसमें सबसे पहले विकास क्रम में आते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स या इसी को बोलते हैं स्तनधारियों का समूह। ठीक है, प्राइमरी से बना है प्राइमेट्स, मतलब प्राइमरी किस्म के जो स्तनधारी हैं वो। इसमें कपी या वानर आ जाते हैं, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगुटान और छछूंदर, इसमें ये सारे आ जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि छछूंदर चूहे जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा जमीन से लंबा सा दबा हुआ जो चलता है वो छछूंदर कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में जो लड़कियों को बुजुर्ग लोग जो गुस्से में, पुराने बुजुर्ग लोग जो गुस्से में हैं, वो लड़कियों को भी बोल देते थे छछूंदर कहीं की, है ना। तो लड़कियों को भी बोल दिया जाता था। फिर पता चला कि एग्जैक्टली ये जो है मैमल्स के लिए भी छछूंदर जो है वो मैमल्स भी है, स्तनधारी भी है। ठीक है, तो प्राइमेट्स में कौन कौन, ये प्रश्न आ चुका है, छछूंदर क्या है, स्तनधारी है या प्राइमेट्स का समूह है। तो कपी वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी और अंगुटान, ये सब आपने देखे होंगे, बड़े बड़े हेफ्टी से लगने वाले बंदर जो हेफ्टी से बड़े से होते हैं, पैर के बल चल लेते हैं लेकिन थोड़े झुके हुए चलते हैं, लंबे लंबे हाथ होते हैं काफी। ठीक है, तो है ना, जैसे तो गोरिल्ला युद्ध शिवाजी वाला आपने पढ़ा होगा, है ना। तो गोरिल्ला युद्ध वही है कि एकदम से झपट्टा मार के निकलता है वो और ये करता है, तो गोरिल्ला युद्ध। तो ये हो गए। अब इसमें से कपी और वानर जो है दोस्तों, तो कपी और वानर, मानव का विकास यहीं से शुरू होता है। कपी और वानर से ही मानव का विकास शुरू होता है। बोलते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर थे, तो ये हमारे पूर्वज बंदर ही हैं। ठीक है, अब कपी या वानर से सबसे पहले विकास के क्रम में कौन आता है दोस्तों? रामापिथिकस। और रामापिथिकस नामक जो मानव था वो 2 करोड़ वर्ष पूर्व था। कैसे याद हो जाएगा दोस्तों? रामापिथिकस का रा जो है, रामापिथिकस का जो रा है उसको 2 याद रखिएगा आप। रामापिथिकस का रा जो है वो 2 याद रखिएगा। तो 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथिकस याद हो जाएगा दोस्तों। सबसे प्राचीनतम मानव यही था, 3 से 4 फुट लंबाई का मानव था ये दोस्तों, 3 से 4 फुट लंबा मानव था रामापिथिकस। ठीक है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो कॉन्गो जायरे बेसिन जो है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है अफ्रीका का, उसमें तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और भारत के शिवालिक में भी रिचर्ड नेवी ने खोजा था ये। ठीक है, तो रामापिथिकस कहां पाए गए थे? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो अफ्रीका का बीचों बीच का क्षेत्र है, कॉन्गो जायरे बेसिन, ये वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका का दोस्तों, है ना। इस तरीके से कुछ अफ्रीका हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये अफ्रीका हो जाता है। तो अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र जो है ये कॉन्गो जायरे बेसिन वाला। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत में शिवालिक जो देहरादून तरफ का इलाका है, वहां पे रिचर्ड नेवी ने इसकी खोज करी थी। और रामापिथिकस की जो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहां से रामापिथिकस की 2 शाखाएं निकलती हैं। कैसे कैसे? जो ये रामापिथिकस अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से निकलकर जो मैदानों में जाके निवास करने लगते हैं, वो ही आज के मानव बना लेते हैं। जो मैदानों में जाकर निवास करते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, और जो जंगलों में ही रह गए, अफ्रीका के जंगलों में ही रह गए, वे क्या रह जाते हैं? वे महाकपी ही रह जाते हैं, बंदर के बंदर बने रह जाते हैं, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, लंगूर यही बने रह जाते हैं। और जो मैदान में आ जाते हैं और जो जंगल में रह जाते हैं, जो घर के घर में रह जाएगा, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा, वो महाकपी ही रह जाएगा। जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ेगा, है ना, लिए लेक्चर्स पढ़ेगा, लेक्चर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, वो मानव बन जाएगा, इंसान बन जाएगा, सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा। ठीक है, तो जो मैदानों में जाकर निवास करती हैं उनका क्या हुआ?
ये मैदानी हिसाब से शरीर तथा संस्कृति का विकास करते हैं। अब मैदान में रहने के हिसाब से उनका शरीर भी विकसित हो जाता है, कम हेफ्टी शरीर होता है। मैदानों में शरीर की इतनी हेफ्टीनेस की जरूरत नहीं होती क्योंकि मेहनत मैदानों में कम पड़ती है। और संस्कृति भी उसी हिसाब से, मैदानों में सबका सबके साथ एक्सपोजर होता है, तो नग्न अवस्था में नहीं घूम सकता इंसान, इस तरीके से उनका विकास होने लगता है। तथा ये फिर क्या कहलाने लगते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहलाने लगते हैं। मतलब वो रामापिथिकस जो मैदान की तरफ आ गए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहलाने लगे। वो रामापिथिकस जो जंगलों में ही रह गए, महाकपि ही रह गए। ठीक है, तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि मानव का विकास इस क्रम में होना है। यहां तो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये मैदानी हिसाब से शरीर तथा संस्कृति का विकास करते हैं तथा ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहलाते हैं। अतः मानव के आदि पूर्वज कौन कहला गए दोस्तों? मानव के आदि पूर्वज कहला गए ऑस्ट्रेलोपिथिकस। मानव के आदि पूर्वज पूछे तो कौन कहला गए? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अगर रामापिथिकस भी दिया है तो भी करेक्ट है, मोर करेक्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। लेकिन अगर दोनों आ जाएंगे तो आंसर ऑस्ट्रेलोपिथिकस होगा, मानव के आदि पूर्वज। ठीक है, अब ठीक है, और यही जो आज का जो होमोसेपियंस अपना जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, ये सब आज का होमोसेपियंस का भी आदि पूर्वज कौन कहलाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहलाएगा। और दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में, ट्रांसवाल एक एरिया है दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में टोंग नामक स्थान पर चूने की खदान में 1924 में रेमंड डार्ट ने, ठीक है, ये रिचर्ड नेबी थे, भारत में शिवालिक में जिन्होंने खोजा है वो रिचर्ड नेबी है, ये रेमंड डार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1924 में रेमंड डार्ट ने इसकी खोज की, किसकी? ऑस्ट्रेलोपिथिकस की। कैसे याद हो जाएगा? रेमंड द कंप्लीट मैन। तो पहले मानव अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज किसने की? रेमंड द कंप्लीट मैन। रेमंड का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, रेमंड शूटिंग सेटिंग्स का, तो रेमंड एक कंप्लीट मैन, उसका पंच लाइन है रेमंड कंप्लीट मैन। तो कंप्लीट मैन, तो मैन का मतलब किसने खोजा है? रेमंड डार्ट ने खोजा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस पहला मानव है। इसके आगे के विकास की बात और देखते हैं। दोस्तों ये है मानव विकास की उत्पत्ति, मानव का विकास, और मानव का विकास जो है रामापिथिकस, और रामापिथिकस के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, हीडलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस, इस क्रम में हुआ दोस्तों। ये क्रम में अभी आपको कोडिंग या टेका के थ्रू याद कराता हूं, पहले इसको दोस्तों समझ लेते हैं सारे को। ठीक है, तो जो है अफ्रीका के जंगलों से चले, जो मैदानों की तरफ आ गए वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहला गए, और जो जंगलों में ही रह गए दोस्तों उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई और वो महाकपि कहलाए। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज रेमंड डार्ट ने की थी 1924 में, बता चुका हूं मैं। हाथ पैर दोनों जमीन पर रखता था ये, इसके हाथ और पैर दोनों जमीन पे होते थे दोस्तों, मतलब सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, मतलब रीढ़ की हड्डी झुकी होती होगी। ठीक है, फिर होमो हैबिलस, आप नाम से समझिए, होमो हेबिलस। हैव का मतलब रखना, और लेस का मतलब कम। हैव का मतलब रखना और लेस का मतलब होता है कम, है ना। अर्थात पहले ये जो है ना, ये अपने हाथ जो है वो जमीन पे लेस रखते थे, मतलब हाथ पे इन्होंने हाथ को जमीन पे रखना कम कर दिया, धीरे धीरे हाथ फ्री कर लिए, आगे के पैर या हाथ बोल लें जो अपन, वो फ्री कर लिए। तो पहली बार हाथ का इन्होंने खुलकर प्रयोग किया, और पत्थर के औजारों का भी प्रयोग किया जानवरों को मारने के लिए। हालांकि रीढ़ की हड्डी अभी भी पूरी सीधी नहीं थी, है ना। हाथ को इन्होंने रखना कम किया, लेस किया, पूरी तरीके से हाथ को आगे रखना समाप्त नहीं किया। ठीक है दोस्तों, शब्द समझिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो रीढ़ की हड्डी अभी पूरी तरीके से सीधी नहीं है। फिर नेक्स्ट है हीडलबर्ग। तो ये जो मानव है, ये विकास क्रम में यूरोप में विकसित हुए हैं बेसिकली। ज्यादातर हीडलबर्ग किस्म के जो मानव हैं वो यूरोप में विकसित हुए, और वहीं पर इनका विकास नहीं हो पाया, तो वहीं पर खत्म भी हो गए ये। तो ये एक इंटरफेस टाइप की है हीडलबर्ग। फिर आता है होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, इरेक्ट इंग्लिश का वर्ड है इरेक्ट। ये इरेक्ट का मतलब होता है सीधे खड़े होना, रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाना। तो होमो इरेक्टस में दो कैटेगरी हैं दोस्तों, जावा मानव और पीकिंग मानव, है ना। जहां से उसकी खोज हुई है वही नाम है, जावा द्वीप से खोज हुई है, तो जावा मानव। पीकिंग मतलब बीजिंग आज का, तो पीकिंग बीजिंग में खोज हुई है। तो जावा मानव कैसा था? होमो इरेक्टस में जावा मानव था नरभक्षी, नरों को खाता था। जावा द्वीप की सेलो नदी है, सेलो नदी के किनारे टिनेल ग्राम में खोज हुई थी इसकी।
जावा द्वीप की सेलो नदी के किनारे एक टिनिल ग्राम है, उसकी खोज हुई थी। याद कर सके तो ठीक, नहीं तो बहुत जरूरी नहीं है। इसी ने पहली बार आग खोजी थी। ध्यान देंगे, जावा ने पहली बार आग खोजी थी। ठीक है, तो इसने बोला कि मैं मर जावा, मैं मिट जावा आग लगा के, मैं मर जावा, मैं मिट जावा आग लगा के। तो ये आग की खोज इसी मानव ने करी थी पहली बार। और जावा मानव का दूसरा नाम है पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। ठीक है, फिर पीकिंग मानव, पीकिंग या आज का बीजिंग, ये भी नरभक्षी मानव था। ये कपियों की विशेषताएं थी इनमें, कुछ नरभक्षी था, कपि की विशेषताएं इसमें भी थी। जावा के मुकाबले इनकी रीढ़ ज्यादा सीधी थी, जावा मानव के मुकाबले इनकी रीढ़ की हड्डी थी जो ज्यादा सीधी थी, अतः औजारों का प्रयोग अच्छे से कर पाते थे। जितनी सीधी रीढ़ की हड्डी होगी, क्योंकि देखें ना आप, औजारों को फेंकने के लिए आपको ये ऐसे पीछे करना पड़ता है। जैसे मुझे पेन फेंकना है तो यूं करके फेंकूंगा, तो रीढ़ की हड्डी और सीधी होगी, तो औजारों को फेंकने के लिए इस तरीके से। ठीक है, तो औजारों का प्रयोग और अच्छे से कर सकते थे। और इनका दूसरा नाम है सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं है, सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। ठीक है, तो होमो इरेक्टस में दो कैटेगरी है, जावा और पीकिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निएंडरथल। निएंडरथल जो है एक जगह का नाम है, निएंडर घाटी। तो जर्मनी की निएंडर घाटी की गुफाओं में दोस्तों कई बार यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि निएंडरथल मानव की खोज निएंडर घाटी में हुई है। निएंडर घाटी कहां पे है? तो जर्मनी में। तो जर्मनी की निएंडर घाटी की गुफाओं में रहता था दोस्तों यह मानव, और सांस्कृतिक विकास का सूचक था। यहां से मानव की संस्कृति अच्छी होने लगी थी, मानव सभ्य होने लगा था। तो सांस्कृतिक विकास का सूचक कौन सा है? निएंडरथल। ये ध्यान देंगे जरा आप, सांस्कृतिक विकास का सूचक है। ठीक है, निएंडरथल। ठीक है, निएंडरथल, नीएंडर, ये एंडर मतलब अंदर रहता था, जमीन के अंदर रहता था। इसको लाज शर्म थी लोगों की, संस्कृति थी इसकी। कैसे याद कर लेंगे? निएंडरथल, एंडर मतलब अंदर था, थल के मतलब घर के, थल मतलब जमीन या घर, घर के ये एंडर था। तो एंडर था तो इसको संस्कृति की समझ थी, है ना, ऐसे ही नहीं घूमते रहता था ये। तो सांस्कृतिक विकास का सूचक कौन सा मानव हो जाएगा? निएंडरथल। इस मानव ने पहली बार वर्ग और श्रम विभाजन देखा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, निएंडरथल सांस्कृतिक विकास का सूचक है ना, तो संस्कृति का होना मतलब काम बांट के रखना, परंपराओं का पालन करना, पूजा पाठ, ये सारी चीजें। तो इस मानव में पहली बार वर्ग या श्रम विभाजन देखा गया। इसका पता कैसे चलता है दोस्तों? इनके जो घर होते थे, चट्टानों के जो घर बने थे, तो कुछ घर बहुत बड़े बड़े घर होते थे चट्टानों से बने हुए, और कुछ घर बहुत छोटे छोटे गुफाओं में जो छोटी छोटी गुफाएं होती थी। तो इसका मतलब बड़े घर जो होता था वो बड़े वर्ग के लोगों का होता होगा, और जो छोटे घर होते थे वो श्रमिक क्लास के लोगों के होते होंगे। तो यहां से पता चलता है। परलौकिक विश्वास भी था दोस्तों इनका। पारलौकिक मतलब संसार के उस पार जब आप जाएंगे, उस संसार जाएंगे। इहलौकिक, परलौकिक। इहलौकिक मतलब इसी संसार में, परलौकिक मतलब संसार के परे, पारलौकिक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पारलौकिक विश्वास था, इसलिए जब ये अपनों को दफनाते थे मरने के बाद, तो दफनाते समय उनके पसंद की चीज रख देते थे। उनका ऐसा मानना था कि उस संसार में जाके वो इस चीज को खा पाएंगे या इसका उपभोग कर पाएंगे। तो दफनाते समय पसंद की चीज रखना पारलौकिक विश्वास को दर्शाता है। अक्षर ज्ञान था, बड़े बड़े अक्षर लिखते थे ये लोग। आग का उपयोग सबसे ज्यादा इन्होंने किया है निएंडरथल ने। आग हो गया था, लेकिन आग का उपयोग सबसे ज्यादा किसने किया है? निएंडरथल ने। ठीक है, सो निएंडरथल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा। फिर बात करते हैं क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन मानव जो है वो सर्वाधिक मस्तिष्क क्षमता, सर्वाधिक मस्तिष्क क्षमता, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप इसकी मस्तिष्क क्षमता। मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, कंफर्म करिएगा जरा सा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप दोस्तों। 1450 सीसी के आसपास, या पता नहीं इतने 1750 या 1450 सीसी के आसपास है दोस्तों। सही कमेंट करिएगा आप, मैं देख नहीं पाया। ठीक है, तो क्रो-मैग्नन मानव जो है वो सर्वाधिक मस्तिष्क क्षमता वाला है। ये प्रश्न करोड़ों बार परीक्षा में आ चुका है। फिर है ना, इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि कंफर्म नहीं हूं मैं, देखिएगा आप। फिर लास्ट जो है, आज जो हम लोग मानव हैं वो है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आज के आधुनिक मानव हैं, और इनका उदय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व, आज से 30,000 वर्ष पूर्व, उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी अपन 3 भागों में बांटेंगे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। मतलब पाषाण काल का जो अंत वाला काल है, उच्च पुरापाषाण काल,
40,000 वर्ष से 10,000 वर्ष के बीच का होता है। ये कौन सा? उच्च पुरापाषाण काल। तो इनकी उत्पत्ति जो हुई है होमोसेपियंस की, इनकी 30,000 वर्ष पूर्व, अर्थात कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के बीच में, उच्च पुरापाषाण का टाइम पीरियड ये है। तो उच्च पुरापाषाण काल में किसकी उत्पत्ति हुई है? होमोसेपियंस की। ठीक है दोस्तों, तो ये बात रही। अब मैं आपको इसी में बताता हूं कोडिंग इसकी कैसी बनेगी। ठीक है, इनको याद करने का तरीका, दोस्तों रहेगा, राम आज हैवी बर्गर की ई थाली को साफ करेगा। राम आज हैवी बर्गर की ई थाली को साफ करेगा, लिख रहा हूं मैं दोस्तों। राम आज हैवी बर्गर की ई थाली को साफ करेगा। राम आज हैवी बर्गर की, बर्गर खाते हैं ना दोस्तों, तो राम आज हैवी बर्गर खा लिया, और जिस थाली में खाया वो ई थाली है ना, ई कॉमर्स के थ्रू मंगवाया। तो राम आज हैवी बर्गर की, या कोई थाली है, मान लीजिए ये थाली है, तो राम आज हैवी बर्गर की ई थाली को साफ करेगा। ई मतलब इस थाली को साफ करेगा, तो ई थाली को साफ करेगा। तो आप देख लीजिए अब कौन कौन सा है दोस्तों। राम से मतलब है रामापिथिकस जो पहले था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के पहले। आज से मतलब है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। हैवी से मतलब है हैवीलेस, होमो हैविलस। बर्गर से मतलब है हीडलबर्ग, और ई से मतलब है होमो इरेक्टस, और थाली से मतलब है निएंडरथल, और को से मतलब है क्रोमैग्नन, और साफ मतलब सेफियंस, होमोसेफियंस। साफ मतलब सेफियंस। ठीक है, तो आप 5 बार बोलिए दोस्तों, याद हो जाएगा। राम आज हैवी बर्गर की ई थाली को, इस थाली को, ई थाली को साफ करेगा। बिल नहीं चुका पाया ना वो। राम आज हैवी बर्गर की ई थाली को साफ करेगा। तो रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैविलस, हीडलबर्ग, होमो ई से मतलब इरेक्टस, होमो इरेक्टस। थाली मतलब निएंडरथल, और को से मतलब क्रोमैग्नन, और साफ मतलब सेपियंस। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मानव की उत्पत्ति एवं विकास की बात आज कंप्लीट होती है। कल अपन बात करना शुरू कर लेंगे पुरापाषाण काल की। ठीक है दोस्तों, लेक्चर कैसे लग रहे हैं? आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत हैवी कंटेंट है दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है। तो कुछ इंटेंजिबल मोटिवेशन आप देते रहिए। हर व्यक्ति को अपने कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती थी। जब हनुमान जी तक को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी, तो फिर अपनी क्या, अपन तो बहुत तुच्छ हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा है आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए, बेल आइकन पे प्रेस करते जाइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।